हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। इस वीडियो में हम खेलेंगे 12 मई 2026 के करंट अफेयर्स के क्विज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्विज में होंगे 10 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के बाद होगा उसका एक्सप्लेनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिगार्डिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव ODOP इनिशिएटिव। Statement 1, it aims to transform every district of the country into an export hub by identifying and branding a unique product. Second, the initiative provides financial assistance for infrastructure and quality testing through the PM FME scheme. Third, it focuses primarily on industrial goods to the exclusion of traditional agricultural or handicraft products. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इस स्कीम में, इस इनिशिएटिव में एग्रीकल्चरल, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल सब तरह के गुड्स को इंक्लूड किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 2। और पीएम एफएमई स्कीम का फुल फॉर्म है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिगार्डिंग यूरोपियन सेंट्रल बैंक। फर्स्ट, it gained the status of an official EU institution via the Treaty of Lisbon. Second, the central banks of all 27 EU member states are shareholders in the ECB, regardless of whether they use the euro. Third, the governing council is responsible for enforcing the decisions and providing directions to national central banks. Fourth, it manages the target 2 payment system for large value settlements in euro. सो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो यूरोपियन सेंट्रल बैंक 1988 में फॉर्म हुआ था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंडर में, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अकॉर्डिंग 1988 में, लेकिन ऑफिशियल EU इंस्टीट्यूशन बना था ट्रीटी ऑफ लिस्बन से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो कंट्रीज EU में जो यूरो यूज नहीं करती, जैसे डेनमार्क और स्वीडन, उन्हें भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और वो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, गवर्निंग काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं है एनफोर्स डिसीजंस करने के लिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। ओके, और फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, और यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो गवर्निंग काउंसिल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट, the annexation of Awadh in 1856 on grounds of misgovernance was a major cause of discontent among the sepoys. Second, the summary settlement of 1856 displaced many talukdars, leading to economic distress in the countryside. Third, the revolt remained restricted to the sepoy ranks and did not receive support from the civilian population or peasantry. इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इस रिवोल्ट को सपोर्ट मिला था सिविलियन पॉपुलेशन से भी और पेजेंट्री से भी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जब अवध का एनेक्सेशन हुआ था, यानी कि अवध को एक किंग से छीन के ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले आए थे, स्पेसिफिकली लॉर्ड डलहौजी, ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। सो इससे सोल्जर्स को सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे सोल्जर्स का, और कम से कम 75,000 सिपाही थे बंगाल आर्मी में जो अवध से थे। सो इस वजह से रिवोल्ट हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स की वजह से, जैसे समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 की वजह से कई लैंडलॉर्ड्स यानी कि तालुकदार अपनी पोजीशन से हट गए थे। सो जो एलीट थे, उसमें जो रूलिंग क्लास थी, उन्हें भी इस वजह से सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, तो वो भी इस रिवोल्ट में शामिल थे। और हालांकि ये रिवोल्ट मेरठ में से शुरू हुआ था, जो बेसिकली मिलिट्री म्यूटिनी था, लेकिन बाद में जाके ये ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर रिबेलियन बन गया था, और इसलिए इसका नाम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिगार्डिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। एक कॉलम में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मेंशन है, और दूसरे में वो प्रोडक्ट फोकस जो उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट, बक्सा आसाम, हाई वैल्यू नीश हनी। सेकंड, आगरा यूपी, लेदर प्रोडक्ट्स। थर्ड, भागलपुर बिहार, सिल्क टेक्सटाइल्स। तो इसमें से कितने पेयर्स करेक्ट हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सारे के सारे पेयर्स करेक्ट हैं। तो बक्सा जो है आसाम में इज सिनोनिमस विद प्रीमियम हनी,
और ये एक्सपोर्ट भी होता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, जैसे कि यूएसए। और आगरा तो फेमस है ही लेदर प्रोडक्ट्स के लिए। और भागलपुर बिहार में, भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूएन एस्केप, एस्केप का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक, हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन स्पीयरहेडिंग। स्पीयरहेडिंग का मतलब है कि लीडिंग बेसिकली, सो लीडिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इन द एशिया पैसिफिक, which projects are primarily associated with this mandate. First, the Sagarmala project and the Bharatmala Pariyojana. B, the International North-South Transport Corridor. Statement C, the Asian Highway Network and the Trans-Asian Railway. D, the Blue Dot Network and the Build Back Better World. So इसका right answer है statement C, the Asian Highway Network and the Trans-Asian Railway. सो एशियन हाईवे नेटवर्क जो है कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है अमंग कंट्रीज इन एशिया एंड यूरोप। एंड एस्केप जो है, यूएन एस्केप, इसमें हाईवे सिस्टम्स का इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प कर रहा है। और ट्रांस एशियन रेलवे जो है, इसे आयरन सिल्क रोड भी कहते हैं, ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड फ्रेट रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। क्वेश्चन नंबर 6 इज रिगार्डिंग समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव। First, it aims to leverage high-speed broadband to provide an integrated phygital service delivery model in rural areas. Second, the initiative is primarily implemented by the Ministry of Rural Development to improve Manrega monitoring. Third, it utilizes the BharatNet infrastructure to facilitate services in healthcare, education, and e-governance. So, first and third statement तो correct है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में आता है ये इनिशिएटिव। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 1 and 3। और यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो फिजिटल का मतलब है बेसिकली फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल डिजाइन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिगार्डिंग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। First, it marked the definitive transition from the Delhi Sultanate to the Mughal Empire. Second, Babur's victory was largely attributed to the use of Tulukma tactical maneuver. Third, Babur faced immediate and widespread acceptance from the local Indian population after his victory. So, इसमें से कौन से statements correct है? इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। बाबर को इमीडिएटली एक्सेप्टेंस नहीं मिला था, इनफैक्ट स्टार्टिंग में रिवोल्ट मिला था लोकल पॉपुलेशन से। सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 and 2। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो एम्पायर था वो दिल्ली सल्तनत के बजाय मुगल एम्पायर के पास चला गया था और तुलुकमा टेक्टिक का यूज किया था। तुलुकमा का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे फ्लैंकिंग विंग्स होती हैं हर एक आर्मी में, जैसे लेफ्ट और राइट, वो कॉर्नर में जाके अपने ऑपोजिशन आर्मी के पीछे से अटैक करती है। सो उस तरीके से वो पूरी आर्मी एक तरीके से एक सर्कल में फंस जाती है। सो इस वजह से बाबर वो वॉर जीता था, वो बैटल जीता था। क्वेश्चन नंबर 8 is regarding smart watch basins. So it is based on which of the following scientific principles? First, acoustic resonance and ultrasonic reflection. B, piezoelectric effect generated by water pressure. Third, infrared sensing and the response of electrons and semiconductors to light. D, capacitive sensing through human body conductivity. So इसका right answer है option C. Smart watch basins are based on infrared sensing and the response of electrons and semiconductors to light. और यहाँ पे इसका है डिटेल एक्सप्लेनेशन। जैसे आपने देखा होगा वॉश बेसिन के पास हम अगर हाथ ले जाते हैं तो वो सेंस कर लेते हैं कि हाथ धोने के लिए किसी ने अपने हाथ आगे करे हैं, तो वो पानी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज बेस्ड ऑन इंफ्रारेड सेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट 1, the primary objective of the European Central Bank is to maintain price stability within the Eurozone. Statement 2, the ECB has the exclusive right to authorize the issuance of Euro banknotes and determine the volume of Euro coins issued by member states.
तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ईसीबी हेडक्वार्टर्ड है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ओके। और यूरोजोन जो है, यानी कि वो कंट्रीज जिसमें यूरो करेंसी अडॉप्टेड है, वो 21 कंट्रीज तक है। और रिसेंटली उसे क्रोएशिया और बुल्गारिया ने भी ज्वाइन किया है। और उसका कैपिटल स्टॉक जो है, इट इज ओन्ड बाय सेंट्रल बैंक्स ऑफ ऑल 27 ईयू मेंबर स्टेट्स। और किस प्रोपोर्शन में उनकी पॉपुलेशन और जीडीपी को देखते हुए उनको उतना ओनरशिप दी गई है इस बैंक में। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट 1, ग्लास substrates are increasingly preferred over traditional organic or silicon materials in advanced semiconductor packaging. Statement 2, glass provides superior thermal stability and allows for higher density vertical connections through glass wires. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। और यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो इसी के साथ इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो खत्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो भी इसी पैटर्न और डिजाइन में जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।